हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 10 वीडियो लगभग बना दिया है और उन सभी वीडियो में मैंने शुरू से लेकर अंत तक काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आपको मैंने पिछले वीडियो में मेंडलीय विकार के बारे में बताया था, जिसमें मैंने हीमोफीलिया के बारे में बता दिया था। और आज मैं आपको वर्णांधता और सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताऊंगा। मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया था। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं या फिर शुरू से आप देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो का लिंक ऊपर यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी समझ और तैयारी दोनों बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको वर्णांधता बताऊंगा सबसे पहले, उसके बाद सिकल सेल एनीमिया बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं वर्णांधता के बारे में कि वो क्या है। तो देखिए, वर्णांधता होता क्या है। तो यह एक ऐसा विकार है जिसके चलते जिस पुरुष या स्त्री में यह रोग होता है वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, यानी वो लाल और हरा नहीं देख पाएगा। मतलब मैक्सिमम लोगों में ऐसा ही होता है। कुछ लोगों में अन्य समस्या भी होती है जो अन्य कलर को भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन 99% लोगों को यही होता है कि वो उनमें जब वर्णांधता के शिकार होते हैं तो वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें जो शायद आपको लाल दिख रहा है वो लाल नहीं दिखाई देगा, और जो हरा दिख रहा हो आपको हरा नहीं दिखाई देगा, कुछ और दिखाई देगा। अब वो पता नहीं वो क्या देखेंगे, लेकिन वो लाल और हरा को नहीं देख पाते हैं, कोई अन्य कलर देखते हैं। ठीक है, और इसके कारण उन्हें काफ़ी समस्या भी होती है। ठीक है, अब जानते हैं कि उत्पन्न कैसे होता है। तो यह उत्पन्न होता है, क्या यह एक मेंडलीय विकार है, यानी यह जीन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, और किसके कारण। तो देखिए, एक्स क्रोमोसोम होता है मनुष्य में। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो ये बताया था हीमोफीलिया, सेम उसके जैसा ही है ये। अगर आपने हीमोफीलिया का वीडियो देखा होगा तो आपको यह बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सेम वैसा ही है, लक्षण भी लगभग मतलब उसी तरह से अगले पीढ़ी में जाते हैं। तो देखिए, इससे जो संबंधित जीन होते हैं वो किस गुणसूत्र पे होते हैं, तो एक्स पे होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वर्णांधता एक लिंग संलग्न आधारित ये विकार है, यानी और इससे जो संबंधित जीन होते हैं वो किस पे होते हैं, एक्स गुणसूत्र पे। इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यह एक्स गुणसूत्र संलग्न विकार है, क्योंकि इससे जो संबंधित जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पे ही होते हैं। और एक्स गुणसूत्र पे होते हैं जो जीन, उनमें अगर कोई परिवर्तन हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, उसके कारण ही यह हीमोफीलिया वर्णांधता उत्पन्न होता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आपको क्या क्या याद रखना है, पहले लिखिएगा। यह एक जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं लिख दे रहा हूं, 1-2 लाइन है। यह एक लिंग संलग्न विकार है। ठीक है, यह एक लिंग संलग्न विकार है। और चूंकि इससे जो संबंधित जीन होते हैं वो किस गुणसूत्र पे होते हैं, तो एक्स वाले गुणसूत्र पे होते हैं। तो इसलिए आप यह भी कह सकते हैं कि यह एक एक्स लिंग भी लगा सकते हैं, एक्स लिंग गुणसूत्र आधारित विकार है। ठीक है, क्योंकि इससे जो संबंधित जीन होते हैं वो किस पे होते हैं, तो एक्स गुणसूत्र पे ही होते हैं। अब देखिए, यह कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, यानी अब माता या पिता से कैसे बच्चे में जाता है उसको समझिए। तो देखिए, आपको पता है कि नर है, नर में कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो एक्स और वाई होते हैं। जबकि मादा में कौन सा गुणसूत्र होता है, तो मादा में केवल एक्स होता है। अब मान लीजिए जो मादा है, मादा क्या है, ये वर्णांधता की वाहक है। वाहक का मतलब इसको वर्णांधता नहीं है, लेकिन इसके बच्चों को, यानी इससे जो बच्चे होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें वर्णांधता हो सकता है। वर्णांधता को हम लोग इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। तो इससे जो प्रभावित करने वाले जीन होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। और यहाँ पे मैंने सी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो इस एक्स गुणसूत्र पे जो वर्णांधता यानी
ये जो सी नाम का जो जीन का एलील है वह इस पे उसमें क्या है उत्परिवर्तन हो गया, यानी कुछ परिवर्तन हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, यानी यह स्त्री जो है मादा है वो क्या है, ये वर्णांधता की वाहक है, इसकी शिकार नहीं है, इसको वर्णांधता नहीं होगा, ये सभी कलर को अच्छे से पहचान पाएगी। लेकिन जो इसके बच्चे होंगे उसमें वह बीमारी हो सकती है, कौन सी बीमारी, वर्णांधता हो सकती है, जबकि जो पुरुष है वो बिल्कुल सामान्य है। तो देखिए उनके बच्चों में क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मान लीजिए कि उनका जो संतान होते हैं तो हो सकता है कि नर में से एक्स, ये वाला एक्स गुणसूत्र जाए और मादा में से ये वाला एक्स गुणसूत्र जाए। तो इस बार जो संतान होगी वो क्या होगी, मादा होगी, और मादा बिल्कुल ही स्वस्थ होगी, क्योंकि देखिए इसमें दोनों जीन सही हैं, यानी ये वाला जो वर्णांधता को प्रभावित करने वाला जीन है वो यहाँ पे नहीं आया है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि नर में से तो यही वाला एक्स आए, नर में से यही वाला क्या है, यही वाला गुणसूत्र आए, लेकिन मादा में से क्या हो कि मादा में से इस बार ये वाला गुणसूत्र आ जाए। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, जो संतान का गुणसूत्र होगा उसमें क्या हो जाएगा, एक तो ये नॉर्मल होगा जबकि दूसरा एक्स सी वाला आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका लिंग भी मादा होगा लेकिन ये क्या होगी, ये वाहक हो जाएगी। ठीक है, ये वाहक हो जाएगी, यानी इसको वर्णांधता नहीं होगा, लेकिन फिर इनके संतानों में वर्णांधता उत्पन्न हो सकता है। अगला कंडीशन ये हो सकता है कि इसमें से इस बार ये वाला गुणसूत्र जाए मादा में से और नर में से क्या आ जाए, वाई वाला गुणसूत्र आए। ठीक है, तो शिशु का लिंग हो जाएगा एक्स वाई और ये नर होगा, और चूंकि इसमें दोनों में से किसी पस्ती यानी ये वाला जीन उपस्थित नहीं है, अलील उपस्थित नहीं है, इसलिए बिल्कुल सामान्य होगा। अगला कंडीशन ये हो सकता है कि मादा में से ये वाला गुणसूत्र जाए और नर में से ये वाला आए। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो संतान के शरीर में गुणसूत्र होंगे वो हो जाएंगे एक्स और वाई, लेकिन इस बार इस एक्स गुणसूत्र पे चूंकि सी था तो सी भी मौजूद होगा, जिसके कारण जो नर होगा ये क्या होगा, नर होगा, और नर क्या होगा, ये जो नर होगा ये इसको क्या होगा, इसको वर्णांधता हो चुका होगा, वर्णांधता से ग्रसित होगा। क्यों ग्रसित होगा, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम होता है उससे ही प्रभावित करने वाले जीन होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे, और नर में क्या होता है, एक्स गुणसूत्र है, एक है, और उस गुणसूत्र पे क्या हुआ है, ये वर्णांधता को प्रभावित करने वाला जीन आ गया है, इसलिए यह नर जो होगा वो वर्णांधता से ग्रसित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो वास्तव में मादा होती है यानी पहली पीढ़ी के बाद, तो देखिए दो मादा में से एक बिल्कुल स्वस्थ है जबकि एक वाहक है, यानी हम कह सकते हैं कि 50% मादाएं, यानी जब एक स्वस्थ नर और ये वर्णांधता के वाहक मादा के बीच संबंध बनता है तो उससे उत्पन्न होने वाले संतानों में 50% लड़कियां स्वस्थ होती हैं जबकि 50% लड़कियां ये वर्णांधता की वाहक होती हैं, जबकि नर में 50% नर स्वस्थ होते हैं जबकि अन्य 50% नर वर्णांधता से ग्रसित होते हैं। सेम हीमोफीलिया की तरह ही है, नर क्या होता है, या तो उसको वर्णांधता होगा या फिर वो बिल्कुल स्वस्थ होगा, तथा जो मादा होती है वो वाहक भी हो सकती है, वर्णांधता से ग्रसित भी हो सकती हैं और स्वस्थ भी हो सकती हैं। तो मैंने आपको जैसे हीमोफीलिया में बताया था कि मादा अधिकांशतः वाहक होती है, लेकिन यह कब बीमार होंगी यानी वर्णांधता से ग्रसित कब होंगी, जब नर को भी वर्णांधता हो और मादा को भी वर्णांधता हो। जब दोनों को वर्णांधता होगा तब जाकर के जो मादा होती है वो उसको वर्णांधता होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, अगर इसको आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हीमोफीलिया वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, इस बीमारी को अन्य नाम से भी बुलाया जाता है, और वो कौन सा नाम है, तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दात्र कोशिका और रक्तता।
दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, देखिए अब इसको समझिए कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। अभी तक मैंने जो आपको हीमोफीलिया या वर्णांतता के बारे में बताया था, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह क्या है, ये लिंग संलग्न विकार है। यानी इससे जो इस बीमारी को प्रभावित करने वाले, इस विकार को प्रभावित करने वाले जो जीन होते हैं, एलील होते हैं, वो किस पे होते हैं, तो लिंग क्रोमोसोम पे होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि मनुष्य में कितने होते हैं, मनुष्य में 22 जोड़े सामान्य 22 जोड़े ऑटोसोम या अलिंग, जिसे हम ऑटोसोम या फिर अलिंग क्रोमोसोम होते हैं, तथा 2 लिंग क्रोमोसोम होते हैं। और नर में ये XX होता है, जबकि मादा में ये नर में XY के रूप में होता है, जबकि मादा में 22+XX के रूप में रहता है। तो हीमोफीलिया और वर्णांतता दोनों लिंग संलग्न विकार था, लेकिन जो दात्र कोशिका अरक्तता है, ये दात्र कोशिका अरक्तता है, यह अलिंग क्रोमोसोम आधारित विकार है। यानी इससे जो संबंधित, इस बीमारी को प्रभावित करने वाले जो जीन होते हैं, वो लिंग क्रोमोसोम पे नहीं होकर के जो अन्य गुणसूत्र होते हैं उस पे होता है, इस पे नहीं होता है। यानी ये XY पे नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह क्या है, इसमें मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह एक अलिंग, यह एक अलिंग क्रोमोसोम संलग्न विकार है। ठीक है, विकार है। और वास्तव में होता क्या है, तो जो मनुष्य में ये कोशिकाएं होती है, RBC कोशिकाएं, वो ऐसे होती है। ये RBC कोशिका है। जो RBC कोशिकाएं होती है वो उभयताल होती है, उभयताल डिस्क के आकार की होती है, इस आकार की होती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति में यह सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो इन कोशिकाओं में रूपांतरण हो जाता है और ये हंसिए के आकार की हो जाती है। हंसी यानी हंसुआ, आपने देखा होगा, हंसुआ किसान लोग यूज करते हैं फसलों को काटने के लिए, तो इस तरह की हो जाती है, ये हंसिए के आकार की हो जाती है। ये क्या है, रूपांतरित RBC सेल है। ठीक है, तो जब एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में जो RBC कोशिकाएं वो होती है वो ऐसे होती है, जबकि जिस व्यक्ति के शरीर में सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उसके शरीर की जो RBC कोशिकाएं होती है वो रूपांतरित होकर के ये हंसिए की तरह की हो जाती है, यानी हंसुआ जिसे हम लोग कहते हैं, सिकल टाइप की हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है, ये आसानी से कहीं पे थक्का बना लेती हैं या फिर कहीं पे चिपक जाती हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। ये ज़्यादा समय तक ये कोशिकाएं जीवित नहीं रहती है, और ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहती है तो आपको पता है कि RBC क्या है, तो हीमोग्लोबिन की उसके शरीर में कमी हो जाती है, क्योंकि RBC क्या है, रेड ब्लड सेल है। अब उसके शरीर में हीमोग्लोबिन और ब्लड की कमी होने लगती है। अब सोचिए किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर ब्लड की कमी हो जाए और लगातार होने लगे, क्योंकि ये सभी कोशिकाएं हैं रूपांतरित हो जाती है, तो किसी व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। और जब ब्लड की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इससे मानसिक दुर्बलता भी उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा कि सिकल सेल एनीमिया में आपको क्या क्या याद रखना है, तो यह क्या है, इसको सबसे पहले याद रखिए, इसको दात्र कोशिका अरक्तता भी कहते हैं, और यह एक अलिंग क्रोमोसोम संलग्न गुण है, यानी विकार है। यह जो विकार है वो किसके कारण फैलता है, तो यह अलिंग क्रोमोसोम के कारण फैलता है, जबकि वर्णांतता और हीमोफीलिया थे वो लिंग क्रोमोसोम आधारित थे। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जो RBC कोशिकाएं होती है वो रूपांतरित होकर के हंसिए के आकार की हो जाती है, जिसके कारण इसमें थक्का बन जाता है और कहीं भी इकट्ठा हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, जिसके कारण इनकी मृत्यु भी हो जाती है जल्दी से। और मृत्यु हो जाती है जल्दी से, और जल्दी जल्दी इनकी मृत्यु होती है, इसलिए RBC कोशिकाओं की कमी हो जाती है। RBC कोशिकाओं की कमी होती है तो शरीर में ये क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, रक्त की कमी होगी, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब समझते हैं इसको प्रभावित करने वाले जीन कौन से हैं। तो देखिए, इसको जो प्रभावित करने वाले जीन होते हैं उन्हें HBE और HBS से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यानी जीन के ये 2 एलील हैं, आपको पता है एलील जोड़े में होते हैं, तो HBE और HBS। ठीक है, ये जीन होते हैं। ठीक है, और ये अलिंग क्रोमोसोम पे रहते हैं। अब किसी व्यक्ति के शरीर में अगर HBS और HBS ये जो दोनों एलील हैं, यानी समयुग्मजी, दोनों एलील एक जैसे होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं, और अलग अलग होते हैं तो उसे हम लोग विषमयुग्मजी कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के शरीर में अगर
एस और HbS यानी जो दोनों एलील हों वो HbS और HbS हों यानी समयुग्मजी हों, तो उसी व्यक्ति के शरीर में यह सिकल सेल एनीमिया नामक रोग होता है। जबकि दूसरा कंडीशन लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में HbA और HbS हो तो इस व्यक्ति के शरीर में ये सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, क्योंकि जो HbA है ये प्रभावी रहता है HbS पे, और जो HbS है वास्तव में इसी के कारण सिकल सेल एनीमिया होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि यह बुरा एलील है और यह अच्छा एलील है। जिस व्यक्ति के शरीर में HbA होगा वो क्या होगा, उसको यह बीमारी नहीं होगी, यानी वह लंबा जीवन जी सकता है। जबकि जिस व्यक्ति के शरीर में केवल HbS चला जाएगा तो उसके शरीर में क्या होगा, रक्त की कमी होने लगेगी, कोशिकाओं में परिवर्तन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी होगी और उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में HbA और HbS दोनों है तो इस बार क्या होता है कि जो HbA वाला एलील होता है वो HbS पे प्रभावी होता है, यानी इसको दबा करके रखता है, और उस व्यक्ति के शरीर में भी सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है। सिकल सेल नहीं होता है। सिकल सेल एनीमिया किस में होगा, जिसमें दोनों एलील क्या हो, समयुग्मजी हो और क्या हो, HbS यानी दोनों जो एलील हो HbS हो। अगर उनमें से कोई एक भी जीन यानी HbA है और HbS दोनों हो तो उस व्यक्ति के शरीर में यह सिकल सेल एनीमिया नहीं हो सकता है। हालांकि यह व्यक्ति क्या हो सकता है, वाहक होगा यानी कैरियर होगा, यानी इसके संतान को जो उत्पन्न होंगे, बाल बच्चे होंगे, जो बेटा या बेटी होगी उसको ये उत्पन्न हो सकता है सिकल सेल एनीमिया, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा है कि उस व्यक्ति के शरीर में यही जीन हो HbA और HbA। इस स्थिति में भी चूंकि दोनों जीन अच्छे हैं, दोनों एलील अच्छे हैं, तो इस व्यक्ति को भी क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। सिकल सेल एनीमिया केवल तभी होता है जब किसी व्यक्ति के शरीर में समयुग्मजी HbS वाले एलील हों, क्योंकि यही जो एलील होते हैं जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये भी एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि यह समयुग्मजी HbS क्योंकि दोनों समयुग्मजी एलील के कारण उत्पन्न होता है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था वर्णाता और हीमोफीलिया में कि देखिए लड़कियां बहुत कम बीमार होती हैं, लड़कियों में जो वर्णाता है कम होता है, ये वाहक ज़्यादा होती हैं और वर्णाता की शिकार कम होती है। हीमोफीलिया में भी जो लड़कियां होती हैं वो वाहक होती हैं, बीमारी की शिकार कम होती है, यानी विकार उनमें कम उत्पन्न होता है, नहीं के बराबर होता है। जबकि जो सिकल सेल एनीमिया है वो किसी में भी हो सकता है, लड़का और लड़की दोनों में बराबर हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये लिंक क्रोमोसोम पे होता ही नहीं है, ये जो अन्य 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं उन पे से होता है। और आपको पता है कि जो 22 क्रोमोसोम होते हैं, अन्य जो 22 क्रोमोसोम होते हैं, 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, वो नर और मादा दोनों में एक ही जैसे होते हैं। इसलिए इस पे फर्क नहीं पड़ता है कि लड़का हो या लड़की, दोनों में यह रोग जो है, यह विकार है, वो समान रूप से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यह सारा कुछ समझ में आया होगा। इसके साथ ही जो मेंडलीय विकार होते हैं वो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में आपको गुणसूत्रीय विकार के बारे में बताऊंगा, जिसमें डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।